आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। यूपी में सियासत सर चढ़कर बोल रही है। चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू हो गई है। साथ ही लोक लुभावन वायदों की भी झड़ी लग गई है। पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया जा रहा है। साथ ही दूसरे दलों के साथ गठबंधन के विकल्प भी टटोले जा रहे हैं। जनता को साधने का कोई मौका नहीं छोड़ा जा रहा है। देखते हैं यूपी में चुनाव के कई रंगों से जुड़ी ये रिपोर्ट और इसके बाद चुनावों को लेकर सियासी दलों की रणनीति पर चर्चा करेंगे अपने खास कार्यक्रम लोकतंत्र में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी विधानसभा चुनाव की तारीख घोषित होने के बाद मंगलवार को पहली बार किसी राजनीतिक कार्यक्रम में अपनी वर्चुअल मौजूदगी दर्ज कराई। पीएम मोदी काशी क्षेत्र के करीब 10,000 बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ जुड़े और उन्हें जीत का मंत्र दिया। नमो एप्लीकेशन ने पीएम मोदी और कार्यकर्ताओं के बीच संवाद सूत्र का काम किया। एप्लीकेशन के माध्यम से कई कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी से अपने सुझाव और सवाल भी साझा किए। पीएम ने कहा कि चुनाव अपने आप में एक ट्रेनिंग कैंप होता है। अधिकतम लोगों को कार्यकर्ताओं के रूप में हम तैयार कर सकते हैं। संगठन का विस्तार और कार्यकर्ता का विकास होना चाहिए। पार्टी कार्यकर्ताओं से पीएम ने कहा कि हमें लोगों को एक एक वोट की कीमत समझानी है। हम और योगी जी इसीलिए ही कुछ कर पा रहे हैं क्योंकि जनता ने हमें वोट दिया। उधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी सोशल मीडिया के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद कर रही हैं। जब किसी एक पार्टी कार्यकर्ता ने उनसे पूछा कि भारतीय राजनीति में एक ऐसी चीज क्या है जिसे वो बदलना चाहेंगी, तो जवाब में कांग्रेस महासचिव ने कहा कि अगले चुनाव में समाज को बांटने की बातें बंद होनी चाहिए, सकारात्मक प्रचार होना चाहिए। इससे पहले प्रियंका ने बेरोजगारी और शिक्षा के बजट में कथित कटौती के मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में रोजगार और शिक्षा ही असली एजेंडे हैं, जिन पर युवाओं को डटे रहना चाहिए। नकारात्मक बातें करने से राजनीति मजबूत होती है, लेकिन देश कमजोर होता है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ और हमारा पूरा प्रयास है कि हम एक सकारात्मक राजनीति करें, जिसमें देश के भविष्य की बात हो, विकास की बात हो, नौजवानों के लिए बात हो, महिलाओं के लिए बात हो, जिन जिन पर अत्याचार हो रहा है उनको खड़ा करने वाली बातें हों। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि कल से पार्टी की ओर से अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत 300 यूनिट फ्री बिजली चाहने वालों से फॉर्म भरवाया जाएगा और राज्य में सपा की सरकार बनने पर ये वादा पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी तक लोगों को बढ़ाकर बिजली के बिल मिले और बड़े पैमाने पर उनका शोषण भी हुआ। समाजवादी पार्टी ने फैसला लिया है कि जिनके पास वर्तमान में घरेलू बिजली के कनेक्शन हैं, उनके बिजली के बिल में जो नाम लिख करके आता है वही नाम लिखाएं। समाजवादी पार्टी कल से इसका अभियान चलाने जा रही है कि 300 यूनिट जो लोग चाहते हैं उन्हें फ्री मिले, उनके लिए नाम रजिस्टर करने का काम, फॉर्म भरने का काम कल से इस अभियान को समाजवादी पार्टी शुरू कर रही है। दूसरी ओर अखिलेश यादव से नाराज चल रहे आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने इशारों में सपा अध्यक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनकी एक पार्टी के नेता से 25 सीटों पर बातचीत हुई थी। जिन नेता से बातचीत हुई थी अब उनके साथ नहीं जाएंगे। चंद्रशेखर ने कहा कि उनके साथ धोखा हुआ। दरअसल चंद्रशेखर आजाद समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहते थे, लेकिन सीट बंटवारों को लेकर सहमति नहीं बनी। फिलहाल चंद्रशेखर ने अब ऐलान किया है कि उनकी पार्टी राज्य की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 33 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करते हुए चंद्रशेखर ने कहा कि छोटे छोटे दलों से बातचीत अभी चल रही है। जब आप अपनी बात से पलटते हैं ना, तो आप धोखा करते हैं। मैंने कभी नहीं बोला, लेकिन मैं आज बताता हूं कि मेरे साथ 25 सीटों पे वार्ता हुई थी। आज का समय दिया गया था 18 तारीख तक का। जिन नेताजी के पास मैं गया था कि हम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को रोक दे, तो उनके साथ नहीं जा रहे हैं। इस बात की घोषणा मैंने आज कर दी है कि उनके साथ नहीं जा रहे हैं। और अब तो वो अगर 100 सीट देके बुलाएंगे तो भी नहीं जाएंगे, क्योंकि लड़ाई स्वाभिमान सम्मान की। और छोटे छोटे दल अभी 50 की संख्या में मेरे ऑफिस में बैठे हुए हैं
वैसे टिकट बंटवारे को लेकर सभी दलों में कश्मकश चल रही है। बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी तो बेटे मयंक जोशी को लखनऊ कैंट से टिकट के लिए संसदीय भी छोड़ने को तैयार हो गई हैं। उन्होंने इस बारे में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखकर अपनी बात कही। बीजेपी ने सांसदों को टिकट देने से इनकार किया। पार्टी ने एक परिवार एक टिकट का ऐलान किया। इसी के तहत जोशी के बेटे को टिकट पर संशय की स्थिति बनी हुई है। रीता का कहना है कि अगर कोई चुनावी राजनीति में आना चाहता है और लंबे समय से समाज सेवा कर रहा है तो उसे टिकट देने में खर्च नहीं होना चाहिए। लेकिन जब मैंने परसों ये पढ़ा कि पार्टी ने तय किया है कि एक परिवार में एक ही व्यक्ति लड़ेगा या एक ही को टिकट मिलेगा, तो मैंने एक पत्र लिखा नड्डा जी को कि ऐसी स्थिति में मैं तो पहले भी घोषणा कर चुकी थी, आपको मालूम है कि 2024 में मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। उसका कोई मतलब बच्चे के या बेटे को टिकट लेने से नहीं था। तो मैंने ये उनको निवेदन किया है कि अगर ऐसी बात है तो मैं वर्तमान सीट भी त्यागने को तैयार हूँ। यदि आप मैं इनको टिकट देते हैं तो आप कहेंगे तो मैं भी इस्तीफा दे दूंगी। इस बीच बीएसपी ने 10 छोटे दलों से गठबंधन का ऐलान किया। बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि बीएसपी को इंडिया जनशक्ति पार्टी, 85 परिवर्तन समाज पार्टी, विश्व शांति पार्टी, संयुक्त जनादेश पार्टी, आदर्श संग्राम पार्टी, अखंड विकास भारत पार्टी, सर्वजन आवाज पार्टी, आधी आबादी पार्टी, जागरूक जनता पार्टी और सर्वजन सेवा पार्टी का समर्थन मिला है। सतीश मिश्रा ने कहा कि इन सभी दलों ने सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की विचारधारा के साथ आगे बढ़ने और कार्य करने का संकल्प लिया है। फिलहाल इस 6 माह के सियासी खेल में किसका पासा सही पड़ेगा, ये तो 10 मार्च को ही नतीजों के बाद पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट। जी हाँ, तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है और ऐसे में सियासी शहमात का खेल लगातार जारी है। जहां एक दूसरे पर जीत हासिल करने की कोशिश की जा रही है तो वहीं अपने आप को बेहतर बताने की भी कोशिश की जा रही है। लेकिन इस बीच जनता किस पर विश्वास करती है ये तो आने वाला विधानसभा चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। लेकिन इस बीच ये जरूर कहा जा सकता है कि सोशल मीडिया के जरिए ही अब संबोधन करने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया तो वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी सोशल मीडिया का प्रयोग करते हुए जनसभा की। लेकिन अब ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है कि क्या इससे फायदा होगा और क्या जनता पर एक बेहतर छाप छोड़ी जा रही है। इस विषय पर आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ कंचन द्विवेदी जी हैं, स्पोक पर्सन है बीजेपी यूपी की। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक राय जी जुड़ गए हैं, स्पोक पर्सन है सपा के। विशाल राजपूत जी इस वक्त हमारे साथ हैं जो कि स्पोक पर्सन है कांग्रेस यूपी के। राहुल लाल जी इस वक्त हमारे साथ है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा कंचन द्विवेदी जी आपसे है, क्योंकि विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक है और ऐसे में जिस तरह से चुनावी तारीखों का ऐलान भी हो चुका है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, कहा कि एकजुटता के साथ एक एक वोट का महत्व बताया और किस तरह से एक एक वोट कितना महत्वपूर्ण है ये समझाने की कार्यकर्ताओं को कोशिश की। अब सवाल इस बात को लेकर कि क्या अब कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के साथ ही विधानसभा चुनावों में फतह हासिल की जा सकती है या फिर अब कार्यकर्ताओं को एकजुट करना और कितना महत्वपूर्ण बीजेपी समझती है? नेहा जी, कार्यकर्ताओं बिना हम अच्छे हैं और हमारे यहाँ पर कार्य होता है वो जमीनी स्तर से लेकर के आला कमान तक होता है। अगर कार्यकर्ता को जो चीज मंजूर नहीं है, हमारे यहाँ पर कोई भी परिवारवाद की राजनीति नहीं होती है। हमारे यहाँ पर कोई एक परिवार का पार्टी नहीं है। हमारे यहाँ पार्टी कार्यकर्ता के बलबूते पर होती है, समाज के बलबूते पर होती है, जनता जिसे अपने जो पसंद करती है उसके लिए होती है और उसी के बलबूते पर होती है। जो जनता चाहे वो हमें स्वीकार होता है। इसलिए कार्यकर्ता जब हमारे एकजुट होंगे, उन्हें जो स्वीकार होगा, जो जनता को कार्यकर्ता स्वीकार होंगे, हम उन्हीं के साथ काम करेंगे और उनकी पसंद सभी को लेकर के उन सब लोगों को मिलाकर ही चलना हमारी पार्टी का ध्येय होता है, निश्चय होता है। कोई भी इस पे वंचित ना हो पाए और किसी भी प्रकार हमारे कार्यकर्ता के द्वारा भी किसी को भी उनकी त्रुटि मात्र भी उनकी कमी ना मिले। ठीक है, अब सवाल इस बात को लेकर है विशाल राजपूत जी
कि बीजेपी तो एकजुटता का पाठ पढ़ाती है, क्यों आपको ऐसा लगता है कि बंटवारे की राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी? प्रियंका गांधी से जब पूछा गया कि अगले विधानसभा चुनाव में आप किस तरह के चेंजेस चाहती हैं, तो उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक माहौल खराब ना हो और बंटवारे की राजनीति ना हो, जो अभी फिलहाल देखने के लिए मिलता है। क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी माहौल खराब करती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जमीन पर पिछले सालों में कुछ काम किए होते हैं, तो आज वो बात के बल पर, उन काम के बल पर, अपने वादों के बल पर, अपने जो जनता से भटक किए थे उस बल पर चुनाव के बीच में जीते, जनता के बीच में जाने का कारण। अगर आज वर्तमान में देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो आप देखिए जब भी चुनाव में जाएंगे पाकिस्तान, मुसलमान, इन्हीं के बल पे चुनाव नहीं, क्योंकि जमीन हकीकत जो होती है उनकी, क्योंकि जनता से वादे से वे विफल होते हैं। आज कहीं ना कहीं वक्त है कि आज देश को एक सकारात्मक सोच की जरूरत है। आज देश विकास की जरूरत है, विकास की बात करने की जरूरत है, युवाओं के पर मुद्दे पर बात करने की जरूरत है, आज महिलाओं की करने की जरूरत है। आज इनके कौन से ऐसे नेता कि जो उस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं? आज आप खुद लखीमपुर की बात, लखीमपुर किसानों पर इनके मंत्री के पुत्र से तो गाड़ी चढ़ाने किया, उससे मृत्यु हुई, किसानों की बात करने की कोशिश की। इतने महीनों से किसान बॉर्डर पे बैठा हुआ था, कभी मुद्दे से आके बात की। तो कहीं ना कहीं आज ये लोग मुद्दे से भागकर सुधार जाति तुम्हारा के बीच में चुनाव को ये दिखना चाहते हैं, जनता के बीच में चाहते हैं, और 2022 तक उन्हें नहीं जाता है, चाहे प्रदेश जनता है, है। ठीक है, तो चेहरा जो है। ठीक है कंचन जी, मुद्दे तो बहुत है, लेकिन उसके बावजूद भी नफरत की राजनीति करने का आरोप न सिर्फ कांग्रेस लगा रही है बल्कि सपा भी लगाती रही है। तमाम और राजनीतिक पार्टियां भी इस तरह के आरोप आप लोगों पर लगाती रहती है। क्यों इस तरह के आरोप लगते हैं भारतीय जनता पार्टी पर? बिल्कुल ये सही कह रहे हैं हमारे कांग्रेस के जो प्रवक्ता है, एकदम सही कह रहे हैं। हम लोग मुसलमानों की बात करते हैं, हिंदुओं की बात करते हैं, और ये तो बिल्कुल ही हिंदुत्व की बात करते हैं। राहुल गांधी जहां पर भी अपना मुंह खोलते हैं वो राहुल गांधी जी केवल हिंदुत्व और हिंदू से खोलते हैं। लेकिन जरा ये बताएं कि ये जो मौलाना तौकीर रजा खान है ये कौन है? ये तो बहुत बड़े वाले हिंदुत्ववादी नेता हैं आपके, जिनका समर्थन आपको मिल रहा है, जिनके लिए बहुत परेशान थी प्रियंका गांधी जी उनको समर्थन में लाने के लिए, तो वो तो बहुत बड़े वाले हैं। जरा इसकी बात हमें बताएं, जो कि सीएए के मामले में जिसने बोला था कि हम तो मुसलमान हैं, हम तो अल्लाह को मानने वाले हैं। मैं बयान याद दिला रही हूँ कांग्रेस के प्रवक्ता को। मैं देखो आपके बीच में नहीं बोली थी निहाल जी, देखिए ये नहीं चलेगा। मैं बोल रही हूँ, मुझे बोले दीजिए, अगर नहीं, ये गलत बात है। दिस इज नॉट फेयर। मैं बोल रही हूँ, मुझे बोले दीजिए। मैं फिर लगातार बोलूंगी, किसी को समझ नहीं, जनता हमारी सुन नहीं पाएगी। सुनने दीजिए ना, आज कारनामे पता चलने दीजिए सर जी। तो उनका ये कहना था कि हम खून की नदियां बहा देंगे, हम बिल्कुल भी ऐसे लोग हैं जो हिंदुओं को रहने नहीं देंगे, ये उनका बयान था। एक और नाम है, बंगाल के हैं एक अब्बास सिद्दीकी, वो भी हिंदुओं को लाल लपेटे में लेने की बात करते हैं, इतना जहर उगलते हैं, उनको भी आपने शामिल कर लिया बंगाल में, उनके साथ आपका गठबंधन रहा है। और ये आपकी तौकीर रजा साहब नए आ गए हैं, इनका कितना वायरल हुआ था वीडियो, पूरा मीडिया ने। ठीक है, डॉक्टर अभिषेक राय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी, सवाल इस बात को लेकर है कि आप लोग बीजेपी पर आरोप लगाते हैं कि जी नफरत की राजनीति करते हैं। अखिलेश यादव भी कई बार इस बात को कह चुके हैं कि बंटवारे की राजनीति करते हैं, नफरत की राजनीति करते हैं। कंचन जी कह रही हैं कि हम तो जी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास पर आगे बढ़ने वाले लोग हैं। देखिए, बहुत सीधी सी बात है निया जी, हमारी पार्टी एक कहते हैं ना विश्वास की पार्टी है, और वो कहते हैं शोषित जो जनता है, जो गरीब जनता है, उसकी बात करती है हमारी पार्टी। तो हम उसको एकदम बहुत मजबूती से उठा रहे हैं, और हमें इनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नफरत की राजनीति शुरू से करते हैं, इनके पास बताने के लिए कोई मुद्दा नहीं। आप मुझे एक चीज बता दें, माननीय मुख्यमंत्री जी का आप पिछले 3 महीने का भाषण सुने, अगर उन्होंने विकास के मुद्दे पे कोई बात करी तो आप मुझे बता दें उन्होंने क्या बात करी। उन्होंने बात करी अयोध्या की बात करी, उन्होंने मथुरा की बात करी, उन्होंने क्या बात करी, काशी की बात करी। तो ये सबको पता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी क्या डील करना चाहते, क्योंकि उन्होंने कुछ काम किया नहीं। तो अगर काम कुछ नहीं किया तो उनको बताने के लिए कोई मुद्दा रह नहीं गया। नहीं तो बीजेपी तो ये कहती है कि हम तो गन्ना की बात करते हैं, सपा
जिन्ना की बात करती है। अब ये बताइए ना कि गन्ने का ज्यादा महत्व है, जिन्ने का ज्यादा महत्व है, किसका महत्व ज्यादा है, किसकी बात ज्यादा होनी चाहिए यहाँ पर अभिषेक जी? मेरे हिसाब से गन्ने की बात ज्यादा होनी चाहिए, जिन्ना की बात करने क्या मतलब है। मैं वही बात तो कह रहा हूँ, इन लोग को एकदम वो कहते हैं ना, जनता के पास जाने के लिए इनके पास चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी 378 दिन किसान जो है बैठे रहते और उसके बाद उनकी शहादत हो जाती है 750 किसानों की। उसके बाद जब लगता है कि उत्तर प्रदेश में हम चुनाव हार रहे हैं, ठीक है, पंजाब में हम चुनाव हार रहे हैं, ठीक है, तो वो आके माफी मांग लेते हैं और माफी मांगने के बाद बिना बहस के संसद में कानून वापस ले लेते हैं। तो सबको पता है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। राहुल लाल जी, अब जिक्र तो गन्ने का होना चाहिए, लेकिन जिक्र जिन्ना का भी होता है। और अभी डॉक्टर अभिषेक राय कह रहे हैं कि गन्ने का जिक्र होना चाहिए, गन्ने का महत्व ज्यादा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि जिन्ना का जिक्र भी किया और जिन्ना का जिक्र करने के साथ ही एक नई कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है मुद्दे को हवा देने की कोशिश की गई? देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता मूलभूत मुद्दों के ऊपर ही इस चुनाव को लड़ना चाहती है और वो अपेक्षा करती है अपने जनप्रतिनिधियों से, तमाम पार्टियों से, कि उनके जो मुद्दे ही उठे। इसलिए अगर आप जनता के पक्ष से करें तो जनता भी बिल्कुल चाहेगी कि गन्ना के मामले पे ही हो। और देखिए, जिन्ना के मामले पे गलती समाजवादी पार्टी ने, हालांकि उनका संदर्भ अलग था, लेकिन आप अगर हम लोग ध्यान दें कि अगर वो इस तरह का कुछ भी शब्द का प्रयोग करेंगे, हालांकि एक ही बार हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी उन्हें अपने पिच पर लाने का प्रयास करेगी। तो उन्होंने काफी सावधानी रखी, उसके बाद से फिर उस पिच पे वो नहीं गए। लेकिन अभी एक चीज रखना पड़ेगा कि चाहे कोई 80-20 की बात करें, वो भी एक तरह से होती है। तौकीर रजा जैसे लोगों को जब आप प्रोत्साहन देते हैं तो वो भी एक तरफ से जो है कि रिवर्स जो है वो नफरत की चीज होती है। हम लोग समर्थन नहीं कर सकते, तौकीर रजा का जो पूरा बयान है उसका भी समर्थन नहीं किया जा सकता कि जो उन्होंने पूर्व में बयान दिए हैं। लेकिन दूसरी स्थिति हम लोगों ने ये चीज देखा है कि तमाम अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, तमाम अंतर्राष्ट्रीय मीडिया प्रतिष्ठान, वहां पर भी नहीं कि भारत की मुस्लिमों को टारगेट किया जाता है या फिर सियासी ध्रुवीकरण प्रयास होता है। इसको लेकर भारत को अंतर्राष्ट्रीय शिकार होना पड़ा। जबकि इसके पहले हमारे मंत्री जी की विदेश जाते हैं, अफगानिस्तान बेहतर होते हैं, लेकिन इधर हाल कुछ पिछले 2-3 वर्षों में पक्ष के, तो इसको लेकर रखने की जरूरत है। देखिए, तौकीर, मैंने पहले ही कहा कि तौकीर रजा करते हैं, लेकिन हमें आप देखिए दिल्ली दंगों में क्या बनी थी, तमाम बात यहाँ पर हिंदुत्व की भी है और साथ ही साथ नफरत फैलाने की राजनीति की भी है। लेकिन अब जिक्र इसका भी हो रहा है कि 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। डॉक्टर अभिषेक राय, अब सवाल इस बात को लेकर है सर, ये जो कैंपेन चलाया जा रहा है कल से, जिसकी शुरुआत होने वाली है कि फॉर्म भरो और फ्री बिजली पाओ, ये जो कैंपेन की शुरुआत आप लोग कल से कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इसके बलबूते ही सत्ता पर काबिज हुआ जा सकता है? तमाम संगठनों को अपने साथ लाने की कोशिश की, आपकी कोशिश यही है कि बीजेपी के विजय रथ को रोका जा सके, लेकिन उसके लिए तमाम संगठन आपके साथ आ चुके हैं। ममता बनर्जी भी आपके लिए चुनाव प्रचार करने की अब पहल कर रही हैं। लखनऊ से वो भी चुनाव प्रचार करेंगे आपके समर्थन में। साथ ही साथ ये फ्री बिजली का जो शिगुफा छोड़ा जा रहा है, किसानों को अपने हित में करने के लिए तमाम जो दावे और वायदे आप लोग कर रहे हैं, क्या इसी के बलबूते सत्ता पर काबिज हुआ जा सकता है क्या? या फिर आपके लिए इतना ही बहुत है कि योगी सरकार की क्या कुछ नाकामियां रही है? आप जिस डॉक्टर अभिषेक राय, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, लगता है आवाज नहीं मिल पा रही है उन तक। एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। विशाल राजपूत जी, अब सवाल इस बात को लेकर है कि नफरत की राजनीति तो आप लोग बताते हैं, लेकिन जिस तरह से प्रतिज्ञा यात्रा निकाली जा रही थी और प्रतिज्ञाएं का जिक्र आप लगातार करते हुए आ रहे हैं, क्या वाकई आपको लगता है कि उन प्रतिज्ञाओं पर जनता उत्तर प्रदेश की विश्वास करेगी? देखिए, हमारी नेता माननीय प्रियंका गांधी जी ने जो उत्तर प्रदेश के आम जनमानस से वादा किया, वो वादा ये आधी आबादी को, वो आधी आबादी कभी नेतृत्व देने का काम शुरुआत माननीय प्रियंका उत्तर प्रदेश से की है और एक अच्छी पहल है। यदि महिलाओं को 40% टिकट देकर यदि हमको उनके हाथ को, सर आधी आबादी को तो आप साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ जो आधी आबादी के नेता आपको छोड़ के जा रहे हैं उसका क्या? देखिए, ये कोई फैसला लिया जाता है, उसका
जो परिणाम होता है काम का होता है। और वो जो फैसला, ये जनहित का फैसला कांग्रेस ने कभी नहीं सोचा कि कोई क्या नुकसान हो। पार्टी हरदम देश संवारने और स्वर्णिम देने वाली पार्टी है। ये फैसला जो है आने वाले भविष्य का एक मुहिम फैसला है। और आप देखिएगा इस फैसले से जो महिला वर्ग है मजबूती प्रदान होगी, तो ताकत प्रदान होगी और निर्णय लेने की क्षमता प्रदान होगी। और आप देखिए ये जमीन पे यहाँ से जो हम लोगों ने जो प्रतिज्ञा ली है, लेकिन प्रतिज्ञाएं आम जन नहीं है, महिलाओं के बीच में काफी जो है उत्साह है। सर, आरोप तो आप लोगों पे ये भी लग रहे हैं कि आप लोगों को कैंडिडेट नहीं मिल रहे। तमाम और राजनीतिक पार्टियों में टिकट के लिए सिर्फ टोबल की स्थिति है, लोग दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, लेकिन आप लोगों को कैंडिडेट नहीं मिल पा रहे, इसलिए जो कैंडिडेट मिल रहे हैं उसे टिकट दे दी जा रही है। ये भी नहीं देखा जा रहा कि जिता उम्मीदवार है या फिर नहीं। देखिए तो सारा खेल और कौन किस चश्मे है, उसके चश्मे की दिक्कत है। और उत्तर प्रदेश राजनीतिक प्रदेश है, जहाँ पर कांग्रेस पार्टी का एक जनाधार है, पार्टी ने प्रदेश देने का काम किया है। और हमारे पास आप देखिए कि वो कैंडिडेट है, उसको कैंडिडेट की लिस्ट आई है, तब ये कांग्रेस पार्टी है देने का काम किया देना चाहिए। कितने पर्याप्त मात्रा में आज भी कांग्रेस है कि आज दूसरी पार्टी करना भी बंद कर दी है। तो राजनीतिक पार्टी मुद्दों पर चुनाव लड़ने जा रही है, तो के मुद्दे हैं जो नौजवानों के मुद्दे, महिलाओं के मुद्दे, पार्टी मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ। मुद्दे तो बहुत है सर, ठीक है डॉक्टर अभिषेक राय, मुद्दे बहुत है जिसका जिक्र आप भी अभी तक कर चुके हैं कि मुद्दे बहुत है। तो सर, क्या योगी सरकार की नाकामियों पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है, या फिर 300 यूनिट फ्री बिजली देने पर लड़ा जा रहा है, या फिर इनसे भी काम नहीं चला तो बाकी तमाम संगठनों को इकट्ठे लाकर उनके बलबूते चुनाव लड़ा जा रहा है? अब तो सीएम पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी आपके लिए चुनाव प्रचार करने के लिए तैयार हो गई हैं। नेहा जी देखिए ना, ये जनता की आवाज, जनता इस सरकार से एकदम त्रस्त हो चुकी है। इस सत्ताई सरकार से एकदम उसका मोह भंग हो गया। उसने देखा कि किसानों के साथ क्या हो रहा। 378 दिन किसान बैठे रहे, 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। और एक दिन क्या हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी आते हैं और माफी मांग के 3 काले कानून वापस ले लेते हैं बिना बहस के। संसद किस लिए बना रखी है? क्यों चुने हुए प्रतिनिधि जाते हैं? क्यों विपक्ष होता है? बहस होनी चाहिए। वो कानून में बिना पक्ष उनको बहस के पास कराया था और वापस बिना उसके कराया। आप देखें आज उत्तर प्रदेश में सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में मिल रही, डीएपी मिल नहीं रही, खाद के दाम दुगने हो गए। बेरोजगारी दर क्या है आप देख रहे हैं। हम लैपटॉप बांटते थे, नेहा जी सुन लें हमारी बात कंप्लीट होने दें। हम लैपटॉप बांटते थे, ये लाठियां बांटते। हम किसानों की बात करते हैं, बेरोजगारों की बात करते हैं, नौजवानों की बात करते हैं, हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। इन्होंने 2 फॉरेन इन्वेस्टमेंट मीट कराई और एक ऑफिस नहीं बना पाए। एक ऑफिस 5000 गोदाम बनाने की बात करी थी भंडारण के लिए, 5 नहीं बना पाए। ये कहते हैं ना, हम पावर इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, हम 300 यूनिट बिजली फ्री देने जा रहे हैं। हमारे पास विजन है, हमने वो काम किया है 2012 से 17 में। हमने सुपर क्रिटिकल 3x63 क्रिटिकल सुपर बिजली के लोगों को जरूरत है, लोगों को रोजगार की जरूरत है। ये फ्री बिजली देने का क्या मतलब है सर? इसके क्या मैं मायने निकालूं? दिल्ली की तुलना क्या उत्तर प्रदेश से कर सकते हैं क्या? जी मेरी बात कंप्लीट हो जाने दें। मैं आपसे बात कह रहा हूँ, कंप्लीट हो जाने दें। हम उत्तर प्रदेश को बिजली में आत्मनिर्भर बनाने जा रहे हैं। हम बिजली दूसरे प्रदेशों को देंगे। कंचन जी, की तो बात ही छोड़ दीजिए। इनका कहना है कि हम तो लैपटॉप बांटते थे, अब लाठियां भांजी जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सिंह जी। इतने लैपटॉप बांटे गए कि 14,81,000 के लिए बोला गया था, लेकिन खरीदा कितना गया और फिर इसके बाद दिया कितना गया, जरा ये अब सिंह जी को समझने की जरूरत है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि इन्होंने किसानों का बड़ा ध्यान रखा है, तो इतना किसानों का ध्यान रखा है नेहा जी कि 23 रुपए के इन्होंने चेक बांटे हैं। जब जिस समय किसानों को मदद की जरूरत पड़ी तो बेचारे चिल्लाते रहे और मदद की तौर पर दूसरी बात की बहुत बेरोजगारी की बात करते हैं। आपने जिसे पूछिए, आपने जिस सरकार में जो बात है मैं आपके टाइम पर नहीं बोल रही, अब जी मुझे बात करने दीजिए। अब मैंने बोलना शुरू किया ना तो आप बिल्कुल नहीं बोल पाएंगे। सुनिए मुझे चुपचाप। हाँ, इन्होंने वादा पहले किया था जब इनकी सरकार नहीं आई थी, अखिलेश जी आने वाले थे, तब भी ये लॉलीपॉप आने वाले जैसे 300 फिर वही बात कर रहे हैं,
300 यूनिट वाली जो बिजली के वादे कर रहे थे ना, अभी जो किए हैं वैसे ही मैं जनता को भी याद दिला दूं और आपको भी याद आ जाएगा कि अखिलेश जी ने पहले भी ऐसे ही वादे किए थे। इन्होंने एक वादा किया था जो मैं आऊंगा तो जो रोजगार है, जो हमारे युवा है जो 25 से 40 के बीच में है, मैं उन्हें 1000 प्रति माह के हिसाब से दूंगा। और उस समय 63 लाख युवा की लिस्ट बनी और उन्होंने दिया केवल 11 लाख लोगों को दिया। केवल एक बार दिया, ये इनकी बातें हैं। और नहीं, जो जिसका जिक्र आप करते हैं कि फर्क दिखता है, मैम वो फर्क कहाँ दिखता है, वो फर्क कैसा दिखता है, वो भी समझने की कोशिश करते हैं राहुल लाल जी से। राहुल लाल जी बताइए। बिल्कुल नहीं, एक बात मैं आती हूँ कंचन जी, आती हूँ आपके पास, मैं आती हूँ। ठीक है राहुल जी। देखिए, कंचन जी ने समाजवादी पार्टी के ऊपर हमला करते करते खुद ही, जब यहाँ पे शुरुआत में सरकार आई थी और कर्ज माफी की घोषणा की थी, तो हम लोगों ने खुद ही देखा था कि कितने कितने रुपए के, 50 रुपया 60 रुपया के कैसे कैसे चेक बट रहे थे। बाद में काफी उसकी आलोचना भी हुई थी। तो कंचन जी, आपके समय में भी ये घटनाएं घट चुकी है। देखिए, फर्क दिखने के लिए मैं अभी भी कह रहा हूँ कि एक तरह से डबल इंजन सरकार के साथ लोगों की बहुत बड़ी अपेक्षाएं थी 2017 में। हमें अभी भी याद है नेहा जी कि 12% का ग्रोथ रेट था उसमें उत्तर प्रदेश का, उस समय जिस समय की समाजवादी पार्टी को सत्ता दिया जा रहा था। लेकिन ओवरऑल फिर, और मैं कह रहा हूं कि इस सरकार में ओवरऑल जो ग्रोथ रेट रहा वो कितना रहा, 1.95%। मैं तो ये भी कह रहा हूं कि अगर आप पिछले देखिए समाजवादी पार्टी का ग्रोथ रेट जोड़ते हैं वो भी 6% था। आप मायावती जी के सरकार में चले जाइए, उसका भी ग्रोथ रेट आपको पिछले कई सरकारों में अगर हम लोग पीछे जाते हैं तो वो ग्रोथ रेट कहीं न कहीं आपको हमेशा इस सरकार के ग्रोथ रेट से बेहतर मिलता है। तो डबल इंजन के साथ जो आपकी अपेक्षाएं थी उसको पूरी होनी चाहिए थी। दूसरी चीज की देखिए, अगर आपने एक बड़ा गंभीर सवाल पूछा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से भी कि देखिए 300 यूनिट बिजली दे रहे हैं, स्वागत योग्य कदम है, लेकिन साथ ही साथ जनता के बीच में, जनमानस के बीच में, क्योंकि मैं फील्ड में जाता हूँ, जनता आपसे ये भी अपेक्षा करती है कि उसका बजट किस तरह से लाएंगे, किस तरह से आप आत्मनिर्भर बनाएंगे, और उसका विस्तृत खाका देंगे, तब फिर जनता विश्वास करेंगे। क्योंकि चुनावी रैलियों में, चुनाव के समय में जनता को इतने वादे किए जाते हैं कि जनता उसमें कंफ्यूज हो जाती है। तो अभिषेक जी, आप लोगों के ऊपर ये बड़ी जिम्मेवारी भी है। बिल्कुल, जिम्मेदारी बहुत है, लेकिन एक तरफ ये कहा जा रहा है कि हमने जी ये काम किया है, हम कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि हमने अपने शासनकाल में इस तरह का काम किया था। लेकिन विशाल जी, अब सवाल इस बात को लेकर है कि जिस फर्क की बात अभी भाजपा कर रही है या फिर जिस काम का जिक्र अभी सपा कर रही है, उनके बलबूते वो विधानसभा चुनावों में है। आप तो 3 दशकों से सत्ता से बाहर हैं। ये सत्ता से बाहर का ये जो सूखा है, इसे कैसे खत्म किया जाएगा? अब सवाल वही जो ब्रेक पे जाने से पहले था कि एक तरफ कहा जा रहा है कि हमने जो काम किया है, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि हम काम कर रहे हैं। लेकिन ये 3 दशकों का सुपड़ा कैसे, इस सूखे को कैसे साफ किया जाएगा? देखिए नेहा जी, 3 दशक एक बड़ा समय होता है। इस 3 दशक के पहले उत्तर प्रदेश, चाहे आप कारखाने देखिए, चाहे शहरें देखिए, चाहे सड़क देखिए, चाहे राजमार्ग देखिए, चाहे युवाओं की व्यवस्था देखिए, चाहे महिलाओं के लिए, कांग्रेस पार्टी ने इसको एक स्वर्णिम देने का काम किया। इस 20 दशक उत्तर प्रदेश की अब गंभीरता से देख, ये आज उत्तर यहाँ गट्टों से है, कल खाने खत्म है, चीनी मिले का क्या हाल है, रोडों का क्या हाल है, और खुद सब बड़ा सुधार रहा है। 3 दशक में जो विकास और जो टूट गई, जो धर्म के नाम पर, नीच नाम पर, वर्ग के नाम पर, भेद के नाम पर देने का काम इस के अंतराल में हुआ है। आज वही 30 दशक उत्तर प्रदेश के लिए अभी साफ साबित, कांग्रेस पार्टी का जाना और उत्तर प्रदेश विकास खत्म होना तो पहलू है। कांग्रेस आज तो नहरें दी, कारखाने दिए, आज बहुत सारे ऐसे आप देख लीजिए क्या हाल होता है। तो शहर था, आप देखिए जो जितने भी उद्योग थे आज घर पे हैं। तो कहीं कांग्रेस ने जीव रखी उत्तर प्रदेश संभवित है। आज फिर से कांग्रेस को भरोसा है कि कांग्रेस पार्टी कहती है वो करती है, कांग्रेस पार्टी के नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी का। सर, आप तो हर विधानसभा चुनाव में पुरजोर तरीके से इन मुद्दों को उठाते रहे हैं, लेकिन जनता विश्वास नहीं करती, और ये विश्वास का जो ये कहा जा सकता है दायरा और सिमटता हुआ नजर आ रहा है, हर विधानसभा चुनाव में और सिमट जाता है। ऐसा क्यों? इस बार अब हम लोगों ने आंगनबाड़ी का जो 10 सीमा देने का सरकारी पर जो महिलाओं की व्यवस्था की है, तो हम लोगों ने की व्यवस्था की है। बहुत सारे ऐसे
युवाओं के लिए 20 लाख रोजगार की बात की है, तो कहीं ना कहीं आप वही कांग्रेस करोड़ा कार ठीक है। अब आपका कहना है कि जनता इस बार आप पे विश्वास करेगी, लेकिन डॉक्टर अभिषेक राय, अब सवाल इस बात को लेकर भी है। बात जब विश्वास की होती है तो सर अभी आप लोग वायदे जनता से कर रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आ गए तो हम तो जी ये तमाम काम कर देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे, किसानों को बिजली फ्री दे देंगे, सिंचाई के लिए बिजली फ्री दे देंगे, तमाम तरह के वायदे आप लोग कर रहे हैं। लेकिन चुनाव से एन पहले आप लोगों पर अभी से ही वादा खिलाफी के आरोप लग रहे हैं। चंद्रशेखर कह रहे हैं कि हमारे साथ तो छल कर दिया समाजवादी पार्टी ने। देखिए नेहा जी, क्या कहा ये तो पता। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बता दिया कि हमने रामपुर, मनियर और गाजियाबाद की सीट उन्हें ऑफर करी थी। हम उन्हें एक एमएलसी की सीट और एक मंत्री पद भी ऑफर किया था। तो ये हमारी उनको वो चीज नहीं समझ में आई, तो इसके लिए वो ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं। भाई वो स्वतंत्र है, हमारा गठबंधन किसी से नहीं हुआ। कहते सबकी अपनी वैचारिक भिन्नता होती है और सब लोग अपने अपने हिसाब से चुनाव लड़ते हैं। रावण जी का हम हमेशा स्वागत करते थे और अभी भी करते थे, अगर वो हमारे साथ मिलकर लड़ना चाहे। और भाई होते उन्होंने जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ नेहा जी। उन्होंने कहा, नेहा जी उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि अगर अखिलेश जी बुला रहे हैं तो वो आएंगे, तो हम उसी बात पे स्टेटमेंट दे रहे हैं कि अगर वो आते तो उनका हम स्वागत करते। हम कहते हैं ना कि समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती से जनता के जुड़े हुए मुद्दे उठा रही है। तो फिलहाल वो नजर आ रही है कि इधर का ईंट इधर का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। स्थिति तो फिलहाल आपकी वो नजर आ रही है कि बीजेपी से आ जाए जी, कांग्रेस से आ जाए जी, तमाम दलों के नेता आ जाए, साथ ही साथ तमाम और पार्टियों से गठबंधन करते। अभी आप कह रहे हैं बहुत मजबूत स्थिति में है। नेहा जी, मैं आपको यही बात बता रहा हूँ, अगर आप 2017 के चुनाव देखोगी, अगर यही जो चीज भारतीय जनता पार्टी के साथ हो रही थी तो उसे लोग कहते थे चाणक्य का मास्टर स्ट्रोक, लोग ये कहते थे। और आप समाजवादी पार्टी कहते थे तो सोशल इंजीनियरिंग करने लगे। आपको कष्ट है, सुन लीजिए नेहा जी, सबको कष्ट है सोशल इंजीनियरिंग करने में। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे जो सोशल इंजीनियरिंग करी है, जो त्याग समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है, जो त्याग हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया है, कंचन जी, आपके पार्टी के नेता अगर समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, अभिषेक जी कह रहे हैं ये हमारी सोशल इंजीनियरिंग है, क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपकी पार्टी के नेताओं को तोड़ा जा रहा है या फिर आपकी पार्टी को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, या फिर इससे फर्क नहीं पड़ेगा अगर स्वामी प्रसाद मौर्य चले गए, तमाम और कैबिनेट मंत्री चले गए तो? जी, बात यही है ना नेहा जी, जैसा कि अभी उन्होंने कहा कि ठीक है हमारे यहाँ पर ऐसा होता है तो अमित शाह जी को लिए ऐसा कहा गया, लेकिन मुझे जरा एक बात बताएं, हम लोगों ने कभी भी अपने लोगों को के साथ ऐसा नहीं किया, हमने किसी के साथ वादा खिलाफी नहीं की। जो चंद्रशेखर आजाद जी आज बोल रहे हैं, मैं आपके उन्होंने स्पष्ट बोला है कि मुझे 25 सीट के लिए बोला गया था और आज मुझे कुछ नहीं मिला है, वो उन्होंने वादा खिलाफी किया हमारे साथ। जवाब मिल रहा है, इंतजार करिए 10 मार्च का। हमारा पूरा बिल्कुल कुंडा भर चुका है, पर बैठ चुके अखिलेश जी सोच रहे हैं, इसलिए इतना अभिमान आ गया है कि उन्होंने उनको तक देखा नहीं, उनके आंसू तक नहीं देखे, उनको लात मार करके अपने घर से बाहर निकाल दिया। दूसरी बात, ये जो अभी बोल रहे थे ना कांग्रेस के प्रवक्ता कि हमारे यहाँ, अच्छा यही काम कांग्रेस के साथ होता है, यही काम सपा के साथ, ये दोनों लोग एक ही थाली के चट्टे बटे हैं। वही बात है ना, उधर ही हम चुनाव ऐसा काम होगा, हवा में लटके हो आप लोग, क्या होगा वो जान लीजिएगा। पोस्टर वो तमाम कैबिनेट मंत्री आपकी पार्टी को छोड़ के गए हैं कंचन जी, और अभी भी जाने का सिलसिला लगातार जारी है। उत्तराखंड की बात करें या फिर उत्तर प्रदेश की बात करें, अभी अगर क्या एक बड़ा झटका तो है ना बीजेपी के लिए। सोशल इंजीनियरिंग इसमें कोई अगर हमने दरवाजे खोल दिए होते, इसलिए हमने माफ कर दिया, नहीं ले रहे किसी को। ठीक है, ये अब तक की गलत बात है। अगर हमने बोलना शुरू किया ना तो पसीने आपके छूट जाते हैं, आपको देखा है मैंने पसीने देते हुए, तो अभी थोड़े मैडम सुनिए, पसीने किसके छूटेंगे, किसके छूटेंगे, जनता जवाब देगी। ये जनता जवाब देगी, इंतजार करिए। जमानत जब्त होने जा रही है आप लोगों की, जमानत जब्त करा देंगे आप लोगों की, जमानत जब्त करा देंगे आप लोगों की। चिंता मत करिए, ये डर अच्छा है, ये डर अच्छा है। अजय मिश्रा 24 ऐसे लोग को और बढ़ावा दीजिए।
आपको जवाब देगी। ठीक है। हम मजबूती से अभिषेक जी, जवाब अभिषेक जी, कई नेता तो ना घर के रहे ना घाट के समाजवादी पार्टी के चक्कर में। सर उनका क्या, जो एक कोशिश, एक लालच में आए थे कि समाजवादी पार्टी की तरफ से उन्हें टिकट मिलेगी, वो ना बेचारे कांग्रेस के रहे ना समाजवादी पार्टी में आके उनको उतना। मैं इस बात का जवाब देना चाहूँ, हमारी पार्टी में जितने नेता ज्वाइन हुए बिना किसी शर्त के, उन्हें पता है कि सिर्फ हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाने के एक उनके साथ है। हमारा छोटे से छोटा कार्यकर्ता बड़े बड़े पार्टी जिसका टिकट भी कट रहा है, वो भी जो जमीनी कार्य करता है, उसका क्या लक्ष्य है कि अखिलेश जी को मुख्यमंत्री देखना चाहता है, क्योंकि वो जनता में बदलाव देखना चाहता है। इस अत्याचारी सरकार मुख्यमंत्री राहुल लाल जी, इसका डिप्टी चीफ मिनिस्टर राहुल लाल जी, जो स्थिति बनी हुई है चुनाव से पहले एक दूसरे में दल बदल की जो स्थिति है, नहीं ऐसे मत करिए प्लीज, राहुल जी को बोलने दीजिए। नहीं ऐसे मत करिए प्लीज, एक ये जो आया राम गया राम की स्थिति बनी हुई है राहुल जी, ये क्या दर्शाती है? ये कर्मठ कार्यकर्ता है, कर्मठ नेता है, या फिर सत्ता के लालची है, या फिर अवसरवादी है, या फिर मौका परस्ती है, क्या है? देखिए इसमें सब तरह के मिश्रण है। देखिए इसको दो तीन सतह पे, दो तीन पॉइंट पे समझना पड़ेगा इसको। प्रथम नंबर कि अगर हम लोगों को याद है कि पेगासस के मामले को लेकर पिछला सत्र जो है संसद का वो बिल्कुल जो है कि वो वॉक आउट हो गया था, और उसमें सरकार ने, केंद्र सरकार ने बड़े मेहनत से एक ओबीसी को लेकर एक संविधान संशोधन बिल पारित किया था, जिसमें राज्य सरकारों को अधिक शक्तियां दी गई थी कि राज्य सरकार अपने ढंग से ओबीसी को लोगों को रिजर्वेशन देने की सूची बना सके। लेकिन हम लोग जानते हैं नेहा जी कि जब भी आप इस प्रकार की राज्य सरकारें कभी भी सूची बनाती हैं तो उनको आंकड़ों की जरूरत होती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जब मामला जाता है तो वो आंकड़े मानते हैं कि किन वर्गों को अब तक कितना लाभ मिला है, और जो तबका को आप देना चाहते हैं क्या वो लाभान्वित है या फिर वो वाकई में कमजोर है, वीकर सेक्शन है। तो ऐसे स्थिति में 2018 तक भारतीय जनता पार्टी जो है तो ओबीसी जनगणना का समर्थन कर रही थी, और इन्होंने अचानक, अब तक ये कांग्रेस की भी घेराबंदी कर रहे थे 2011 की जनगणना के समय, लेकिन इन्होंने यूटर्न ले लिया। तो देखिए एक चीज हमें समझना पड़ेगा कि जो गैर यादव ओबीसी का जो पूरा का पूरा व्यापक रेनबो 2017 में बनाया गया था, उस सोसाइटी में काफी खलबली रही और नेताओं के ऊपर काफी दबाव था कि ऐसे समय में वो कुछ करे। तो देखिए दो तरह के लोग रहे, एक तो ऐसे लोग रहे जिनके ऊपर सोसाइटी की तरफ से दबाव पड़ा, अगर वो उस चीज को नहीं मानते नेहा जी तो उनका अस्तित्व भी खतरे में हो जाता, उनकी प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह उठते। नंबर 1। नंबर 2, जैसे अभी आपने संकेत प्रश्न पूछा था, इमरान मसूद जैसे लोग भी थे जो कांग्रेस छोड़ के आए कि इनको समाजवादी पार्टी की तरफ मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। तो इसमें कुछ अवसरवादी किस्म के लोग भी थे जिनको लगा कि अगर इस समय समाजवादी पार्टी की स्थिति मजबूत है या फिर उनको वहां पे टिकट नहीं मिल पा रहा है, बीजेपी में टिकट नहीं मिल पा रहा है, वो तो सर यही बोल रहे हैं कि धोखा 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 और खाया खाया खाया। विशाल जी कैसे देखते हैं इस धोखे को? देखिए फैसला उनका था, आज उनका हाल है उनके किए गए फैसले के द्वारा ही है। और जिस तरह देखिए पूरे प्रदेश में हर चुनाव, और ये राजनीतिक क्षेत्र है, इसमें आना जाना रुकना चले जाना ही लगा रहता है। मगर जो भारतीय जनता पार्टी का जो क्या कहते हैं जो ये फीलिंग करती हैं, तो इनका सोशल इंजीनियरिंग का आपने कुछ महीने पहले देखा होगा। ठीक है सर, मैं पूरा जवाब आपका लूंगी विशाल जी। मैं यही कह रहा था कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो सोशल इंजीनियरिंग है वो आपने कुछ महीने पहले देखा होगा। जब इन्होंने दलित और पिछड़ों के मंत्रियों को किस तरह हर चौराहे पर लगाकर बेचने का काम किया, और समाज से क्या मैसेज है कि भारतीय जनता पार्टी को अब उसका एहसास होने लगा है। इन्हीं के पार्टी के जो प्रदेश के इनके जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनका सोशल इंजीनियरिंग क्या है कि जब भी किसी रैली और समारोह में जाते हैं तो दलित से जब मिलते हैं, जब पिछड़ों से मिलते हैं तो साबुन से हाथ धोने का भी काम, और सबसे पहले उनकी शुरुआत की मानसिकता यही दर्शाई कि तो आप देखिए जा रहा है दूसरे प्रदेश की स्थिति है, थोड़ा सा देख सुन लीजिए, प्रियंका जी से भी कहिए कि मेरा में थोड़ा बहुत ख्याल रखिए तो दिक्कत नहीं होती है। तो आज वही कारण है इन्होंने विकास किया है, किया है आपस में, जो आपस में भाईचारा था उससे हत्या हुई है। नहीं, सोशल इंजीनियरिंग अगर आप कहते हैं बीजेपी की बेहतर है तो सर आप भी बेहतर कर लीजिए। अभी तो आपने कहा कि चुनाव से पहले आयाराम गयाराम की स्थिति रहती है, लोग आते हैं जाते हैं, यानी कि कांग्रेस की सोशल इंजीनियरिंग ज्यादा अच्छी नहीं है, इसलिए कांग्रेस पार्टी ज्वाइन नहीं कर रहे। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी, क्योंकि ये विकास की ओर ध्यान दिया है,
हमारे वहाँ की व्यक्ति होगा, सत्ता जो में आप विकास रहे नहीं, दिलाता आपने है, कहा जो काम विकास की ओर देगा, ध्यान दे दिया। वो किसी भी जात का होगा। हम लोगों ने उसको उतना विचार नहीं किया, हम लोगों ने उनको मौका देने का काम किया। हमने सारे वर्गों, सारी जातियों को इस प्रदेश में नेतृत्व देने का काम किया है। और आज आप ये जिस तरह हमारे टिकट भी हुए, उसमें भी आप जातीय समीकरण देख लीजिए। टिकट की बात आपने कही है, ठीक है डॉक्टर अभिषेक राय जी। और हमने उन जातियों को बेचने का काम नहीं किया, उन वर्गों की राजनीति करने का काम नहीं किया। ठीक है, ये काम यदि कोई करता है तो उत्तर प्रदेश में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करती है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी आज एक जवाब दे देने दीजिए प्लीज प्लीज प्लीज। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल अपने कार्यकर्ता के साथ ऐसा नहीं करती जैसा कांग्रेस करती है। सुनिए मेरी बात, जो पोस्टर वुमेन प्रियंका सिंह है ना लखनऊ की, वो बेचारी कह रही थी कि रोते रोते कह रही थी कि प्रियंका जी ने मेरे साथ वो किया है कि वो किसी के साथ नहीं करना चाहिए। कोई पार्टी अपने कार्यकर्ता के साथ नहीं करती जो सपा और कांग्रेस करती है। सपा ने रावण जी के साथ कंचन जी कम से कम कार्यकर्ता बोल तो पा रहे हैं। आपके तो नेता कहते हैं कि हम तो मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं, हम तो चाहते हैं आला कमान से मिलना, हमसे कोई मिलता नहीं है। हम कहाँ अपनी बात रखे, लिहाजा में पार्टी छोड़नी पड़ी। अब वो कहा जाए बताइए ना, कार्यकर्ता नहीं भी कहेगा तो समझ में आता है। अब नेताओं की बात अगर पार्टी में नहीं सुनी जा रही है तो पार्टी से छोड़ेंगे ही ना, पार्टी का साथ छोड़ेंगे नेता। नेहा जी हमसे बात कर रही हैं? जी आपसे ही बात कर रही हूँ। जी हमारे यहाँ मुख्यमंत्री के यहाँ बिल्कुल खुला दरबार लगता है। नेहा जी क्या बात करेंगे, वहाँ तो सब कोई जा सकता है। और मुख्यमंत्री कंचन जी कितने विधायकों के लेटर, जिसमें कोरोना काल में कितने सारे विधायकों के लेटर थे सार्वजनिक तौर पर जो नेहा जी कह रहे हैं वही बात मुख्यमंत्री के खिलाफ कितने विधायक धरने पर बैठ गए थे, भूल गए क्या? दिसंबर 2019 का घटनाक्रम जो आप भूल गए क्या? दिसंबर 2019 सैकड़ों विधायक धरने पर बैठे। मुख्यमंत्री हमारी बात सुनते नहीं, हमें वक्त देते नहीं, हमें बुलाते नहीं। जनता दरबार भले ही लगा लेते हो लेकिन हमारी बात तो सुने। हमें किस तरह की दिक्कतें हो रही है अपने क्षेत्र में, वो सुनने के लिए नहीं बैठते हैं मुख्यमंत्री। हम कहाँ जाए? नेहा जी वो विधायक होते हैं जो जिस प्रकार से सपा के लोग थानों में अपने गुंडों को बचाने के लिए फोन करवाते हैं। हमारी सरकार में इसी को रोकने का काम किया गया। वही लोग विरोध पर आते थे जब उनके गुंडों को बचाने का काम नहीं किया जाता था। इसी से नाराजगी की वजह से ये सब लोग काफी जो गए हैं ना, इनके निजी स्वार्थ पूरे नहीं हुए। किसी के लड़के को टिकट नहीं मिला। अभिषेक जी ये बार इस तरह के आरोप आप लोगों पर लगते हैं और अभी टिकट बंटवारा हुआ तब भी ये आरोप लग रहे हैं कि ये दागियों को टिकट दिया जा रहा है। ये आरोप क्यों लग रहे हैं सर आप लोगों पर? टिकट बंटवारे पे भी आरोप लग रहे हैं। ये मेरे से सवाल है? जी आपसे ही सवाल है सर। नेहा जी मैं एक बात आपके चैनल से कहना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ने कहा कि उनके विधायक जो है गैर आपराधिक आदमियों के लिए पैरवी करते थे, इसलिए मुख्यमंत्री नहीं सुनते थे। आपने सुन लिया इनके विधायक किसकी पैरवी करते थे? आप सुन लीजिए, आपने बोला कंचन जी, आपने बोला पहली बात तो ये सुन लीजिए। कंचन जी आपने बोला ना, आप इसलिए आपको छोड़ के जा रहे हैं, इसलिए कंचन जी छोड़ के जा रहे हैं आपको। आपने बोला ना आप क्यों जा रही? आज इसे सवाल पे आपको नहीं सुना जाता, अभिषेक जी सवाल पे आपको नहीं सुना जाता। नारी है, सम्मान करते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आपको शक्ति कर लेंगे। आप झूठ बोलेंगे, अरे कम से कम शर्म करिए। अपनी महिलाओं के लिए, अपनी बहनों के लिए शर्म करिए। हाथरस की बेटी के लिए शर्म करिए, गोरखपुर की बेटी के लिए शर्म करिए। कैराना से जो टिकट दिया गया है समाजवादी पार्टी के जरिए, उस पे सवाल खड़े हो रहे हैं सर। डॉक्टर अभिषेक राय बताइए, कैराना से जो टिकट दी गई है, नेहा जी इनको शांत करा दें। ठीक है, रखिए अपनी बात रखिए। इन लोग को अपनी बात रख, कहते हैं जोर जोर से चिल्लाते हैं, झूठ जोर जोर से चिल्लाने से सच नहीं हो जाएगा। पहली बात, आपके सवाल का जवाब देता हूँ। मैं जवाब दे दूँ, इन्हीं से पूछ लीजिए। नेहा जी 2012 से 17 तक इनकी, सुन लीजिए, 17 से 22 तक की सरकार, इनको जवाब देना है। 22 का चुनाव है, 17 का चुनाव नहीं है। दागी को उम्मीदवार बनाना कितना सही है? जवाब आपको देना है, हमें नहीं देना। डॉक्टर अभिषेक ऐसे नहीं, कंचन जी सुन लीजिए, ऐसे नहीं, ऐसे मत करिए प्लीज। डॉक्टर अभिषेक राय जवाब दीजिए। कैराना से दिया गया है नाहिद हसन को टिकट, ये कितना सही? इस पे भी सवाल उठ रहे हैं, और सवाल क्यों ना उठे सर? नेहा जी मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ठीक है मैंने मान लिया कि नाहिद हसन को टिकट दिया गया, वो आरोप
आप देखिए 5 साल वो विधायक रहे, सरकार ने उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करी मैं ये जानना चाहता हूँ। संगीत सोम को टिकट मिला कि नहीं, सुरेश राणा को टिकट मिला कि नहीं, धामा को टिकट मिला कि नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के पहले लिस्ट के हैं और ये सब अपराधी हैं, दंगे के दोषी हैं, सबको ये बात पता है। और अगर और मैं आपको एक चीज दूसरी बात कहना चाहता हूँ, नेहा जी, मुख्यमंत्री के ऊपर 46 मुकदमे और डिप्टी चीफ मिनिस्टर के ऊपर 46 मुकदमे, आप बताइए राहुल लाल जी, क्या राजनीतिक पार्टियां क्या टिकटों के बंटवारे में सिर्फ एक चीज देखती है कि जिताऊ उम्मीदवार हो, भले ही उस पे आपराधिक मामले चल रहे हो, भले ही उस पे किसी भी तरह के मामले चल रहे हो। एक सेकंड राहुल लाल जी को बोलने दीजिए सर, ऐसे नहीं राहुल जी। सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर बड़े सख्त आदेश भी दिए हैं। नेहा जी, आप हम लोगों को ध्यान में है कि कितने सख्त आदेश दिए हैं और राजनीतिक दलों को जुर्माना तक भी लगाया गया था उस समय कि भाई आपको पहले तो आप आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को टिकट मत दीजिए और अगर देते भी हैं तो उसके बारे में विस्तार से जानकारी दीजिए। तो ऐसे स्थिति में कम से कम अब नए युग और नए जो सभी पार्टियां नए राजनीति की दावा करती हैं, तो इन सब चीजों से इनको बचना चाहिए। नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज की देखिए, जो पिछला विधानसभा बना हुआ था उसमें 143 दागी विधायक थे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में और उसमें 114 भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी थे। तो भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा लोग चुने गए। अभी तो क्योंकि टोटल जब सभी लोगों के सीटों का पूरा आवंटन हो जाएगा पता चलेगा, लेकिन इस प्रकार की चीजों से अगर ये बचते, जैसे आप कैराना का मामला उठा रहे हैं, अगर वो ना देते तो वो ज्यादा बेहतर एक नैतिक प्रतिमान भी होता। उसी तरह से कंचन द्विवेदी जी की तरफ से भी तमाम कई सारे विवादास्पद लोगों को टिकट उधर से भारतीय जनता पार्टी ने भी दिया है। तो जो सुप्रीम कोर्ट आदेश दे रही है उसका कोई प्रभाव पड़ता हुआ हम लोगों को नजर नहीं आ रहा। उसका प्रभाव पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ साम दाम दंड भेद सभी तरीके सर अपनाए जाते हैं चुनावों में फतह हासिल करने के लिए, और उसके लिए अगर दागी उम्मीदवारों को भी टिकट दिया जाए तो उससे भी परहेज नहीं किया जाता। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए, और इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।